गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर मधुलिका सिंह उज्ज्वल। आज की कक्षा में हम अरस्तू के राज्य संबंधी विचारों को पढ़ेंगे, उस पर बात करेंगे या उस पर चर्चा करेंगे। पूर्व की कक्षा में मैंने अरस्तू के बारे में आपको थोड़ा सा बताया था कि अरस्तू कौन था और कैसे वह एक राजनीतिक दार्शनिक बना। आज की कक्षा से हम उसके विभिन्न विचार जो उसने रखे हैं उन पर चर्चा करना शुरू कर रहे हैं और उसमें हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं उसके राज्य संबंधी विचार। तो बच्चों, राज्य की उत्पत्ति और उसके विकास को लेकर जो अरस्तू के विचार थे उससे हम शुरुआत कर रहे हैं कि अरस्तू भी अपने गुरु प्लेटो की भांति इस बात का समर्थन नहीं करता था, या आप कह सकते हो इसका खंडन करता था कि राज्य की उत्पत्ति एक समझौते का परिणाम है और उसका यानी राज्य का अपने नागरिकों की शक्ति पर कोई वास्तविक अधिकार नहीं है। अरस्तू के अनुसार व्यक्ति अपनी प्रकृति से ही एक राजनीतिक प्राणी है और राज्य व्यक्ति की इस प्रकृति का ही परिणाम है। और साथ ही अरस्तू का मानना था कि राज्य मनुष्य की सामाजिकता का भी परिणाम है। सर्वप्रथम अरस्तू ने बताया कि विवाह पद्धति के आधार पर सबसे पहले सामाजिक संस्था कुटुंब की या परिवार की स्थापना की गई, जिसमें पति पत्नी, संतान और दास एक साथ रहते हैं। फिर कौटुंबिक व्यवस्था में हम राज्य के बीज देख सकते हैं, क्योंकि कुटुंब का स्वामी शासक के रूप में कार्य करता था और कुटुंब स्वाभाविक समुदाय है क्योंकि संतानोत्पत्ति और सुरक्षा की आवश्यकताओं को वह पूरा करता है। यानी कुल मिलाकर अरस्तू का मानना था कि परिवार जो प्रारंभिक अवस्था है परिवार की, उसमें हमें राज्य के बीज दिखाई देते हैं। परंतु आगे चलकर जब व्यक्ति केवल सुरक्षा ही नहीं चाहता वरन अन्य अनेक भौतिक तथा आध्यात्मिक आवश्यकताएं की पूर्ति करना चाहता है, तो ऐसे में वह कुछ कुटुंबों के साथ मिलकर गांव का निर्माण करते हैं। गांव के द्वारा व्यक्तियों के पारस्परिक झगड़े निपटाने और उनके सामूहिक जीवन व्यतीत करने का प्रबंध भी किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ग्राम की भी सीमा है, क्योंकि ग्राम भी व्यक्ति की सभी भौतिक, बौद्धिक और नैतिक आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाते हैं। अतः ग्रामों के सम्मिलन से या ग्रामों के समूह से नगर राज्य जन्म लेता है। यानी कुछ ग्राम मिलकर नगर राज्य के रूप में सामने आते हैं। यहाँ पर राज्य सुरक्षा और न्याय प्रदान करने की आवश्यकता ग्राम की तुलना में अधिक अच्छे प्रकार से पूरी की जाती है और यह व्यक्ति की बौद्धिक और नैतिक शक्तियों को भी अधिक अच्छे प्रकार से विकसित कर सकता है। अतः नगर राज्य व्यक्तियों का अंतिम और पूर्ण और श्रेष्ठतर समुदाय बन जाता है। इस प्रकार अरस्तू के अनुसार कुटुंब से ग्राम, ग्राम से राज्य, ग्राम से नगर राज्य और नगर राज्य से राज्य अस्तित्व में आते हैं। उसके द्वारा यहाँ पर मैं जो राज्य की परिभाषा दी गई है बच्चों, उसको कोट करना चाहूँगी। उसके अनुसार राज्य कुलों, ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। अब हम बात करते हैं कि अरस्तू ने जो ये राज्य की उत्पत्ति और विकास बताया है, उसके आधार पर इसकी क्या विशेषताएं निकल कर सामने आती हैं या इसका स्वरूप क्या होता है। तो मुख्य रूप से इसकी उन विशेषताओं को हम
अब पढ़ने जा रहे हैं, जो राज्य के स्वरूप को भी डिसाइड करती हुई दिख रही है। तो पहली विशेषता है कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, अर्थात मानव के अच्छे जीवन के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई है और उसके सद्जीवन को बनाए रखने के लिए यह बना हुआ है, क्योंकि अरस्तु का मानना था कि जो राज्य में नहीं रहता है वह या तो पशु है या फिर देवता है। अब दूसरी विशेषता की बात करें बच्चों राज्य की, जो अरस्तु के राज्य के स्वरूप को भी बताता है, वह है कि व्यक्ति से पूर्व का संगठन है राज्य। यानी समय की दृष्टि से परिवार भले ही पहले हो, पर प्रकृति की दृष्टि से बात की जाए या देखा जाए तो राज्य पहले है, क्योंकि व्यक्ति तो एक तत्व है और राज्य एक पूर्ण समुदाय है जिसमें व्यक्ति एक अंग के रूप में ही वहाँ पर उपस्थित है। अतः ऐसे में अरस्तु ने राज्य को व्यक्ति से पूर्व का संगठन बताया है। तीसरी विशेषता अरस्तु के राज्य की है कि वह अन्य सभी समुदायों में राज्य को श्रेष्ठ समुदाय या सर्वोच्च समुदाय बताता है, जिसका लक्ष्य अन्य संस्थाओं या समुदायों की अपेक्षा अंतिम रूप से नागरिकों के जीवन को सुखी बनाना होता है। अगली जो विशेषता है वह है कि वह राज्य का स्वरूप जैविक बताता है, यानी राज्य की एक आंगिक एकता की बात करता है कि राज्य आंगिक रूप से सभी अंगों की, राज्य में आंगिक रूप से सभी अंगों की एक पारस्परिक अंतर्निर्भरता देखी जा सकती है। यानी किसी भी अंग के अभाव में राज्य का संतुलन और स्थायित्व प्रभावित होता है और हो सकता है। अगली विशेषता जो अरस्तु ने राज्य की बताई है वह है कि उसने नगर राज्य को सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन बताया, जिसमें कि विज्ञान, कला, आत्मनिर्भरता को उन्नत करने तथा अपने नागरिकों के जीवन को सुखी और संपन्न बनाने हेतु निरंतर प्रयास किए जाते रहते हैं नगर राज्यों में, और इसीलिए उसने नगर राज्य को सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन बताया। अगली जो उसके राज्य की विशेषता है, राज्य विविधता में एकता, अर्थात राज्य का स्वभाव ही बहुआयामी एकता की ओर बढ़ना है, नहीं तो राज्य का विनाश हो जाएगा। यदि बहुआयामी एकता की तरफ राज्य नहीं बढ़ता है तो राज्य का विनाश अवश्यंभावी है। अगली विशेषता है कि अरस्तु का मानना है कि राज्य का क्रमिक विकास हुआ है। जैसा कि पूर्व में हमने कहा, पहले कुटुंब आए, फिर ग्राम आए, फिर ग्राम से नगर राज्य आए और उसके बाद राज्य अस्तित्व में आया। इस प्रकार से क्रम में राज्य का विकास हुआ है या राज्य विकसित हुआ है। अगली विशेषता है कि अरस्तु राज्य को एक आध्यात्मिक संगठन भी मानता है, जिसका अंतिम लक्ष्य अपने नागरिकों का बौद्धिक, नैतिक और राजनीतिक विकास करना होता है। इसके अलावा अगली जो विशेषता है जो अरस्तु ने राज्य की बताई है बच्चों, वो है कि राज्य और शासन दोनों को उसने पृथक पृथक बताया है। यानी राज्य सभी राजनीतिक और गैर राजनीतिक नागरिकों का समूह मानता है वह, जबकि शासन उन चंद लोगों का समूह है जो शासन सत्ता या सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से शासन और राज्य का पृथक्करण भी अरस्तु के राज्य की एक विशेषता हम पाते हैं। और अगली जो विशेषता है वह यह है कि अरस्तु राज्य में संविधान के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही
राज्य को परिवर्तित मानता है, अर्थात संविधान राज्य की अंतिम पहचान है। यानी संविधान में परिवर्तन होगा तो राज्य के स्वरूप में परिवर्तन आता है। किसी भी शासन में शासकों को अपदस्थ होने से या शासक वर्ग के बदलने से राज्य में परिवर्तन नहीं आता है। तो इस प्रकार जो ये उपरोक्त विशेषताएं हैं वो अरस्तू के राज्य की हमने देखी बच्चों, और इसी के आधार पर हम अरस्तू के राज्य के स्वरूप को भी समझ पाए। अब बात करते हैं हम अरस्तू ने जो राज्य के उद्देश्य और कार्य बताए हैं उन पर बच्चों। तो अरस्तू के शब्दों में ही मैं उसका कोटेशन यहाँ पर बताना चाहूँगी कि राज्य का अंतिम उद्देश्य या लक्ष्य वह क्या मानता है कि राज्य व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा के लिए अस्तित्व में आया है और सद्जीवन के लिए वह अस्तित्व में बना हुआ है। अरस्तू के मत में राज्य का ये अंतिम उद्देश्य और लक्ष्य होता है। साथ ही अरस्तू ने राज्य को एक सकारात्मक अच्छाई भी बताया है। इसका कार्य केवल बुरे कामों और अपराधों को रोकना ही नहीं, वरन मानवता को नैतिकता और सद्गुण के मार्ग पर आगे बढ़ाना है। और इस प्रकार राज्य का उद्देश्य है व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठ बनाना और व्यवहार में उसके द्वारा वे सभी कार्य किए जाना जो कि इस लक्ष्य की प्राप्ति में यानी व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठ बनाने में सहायक सिद्ध हो सके। संक्षेप में इस आधार पर हम जो अरस्तू द्वारा राज्य के कार्य बताए गए हैं वो इस प्रकार से हम देख सकते हैं बच्चों कि पहला कार्य जो राज्य को करना चाहिए वह है कि अपने सदस्यों या अपने नागरिकों के लिए पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की व्यवस्था करे। दूसरा जो अहम कार्य राज्य को करना है वह है व्यक्तियों की श्रेष्ठ प्रवृत्तियों को श्रेष्ठ कार्य करने की आदत के रूप में विकसित करे, जो अंततः राज्य के लिए ही लाभकारी और उपयोगी सिद्ध होगा। तीसरा जो कार्य अरस्तू ने राज्य का बताया है बच्चों वह है अपने सदस्यों की प्राकृतिक आवश्यकताओं को पूर्ण करना या उनकी प्राकृतिक ज़रूरतों को की दृष्टि से उनको संतुष्ट करना। और फिर अगला कार्य अरस्तू ने बताया है राज्य का कि व्यक्तियों को ऐसे साधन और वातावरण प्रदान करना जिसमें वे अपना शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक विकास कर सके। और इसका लक्ष्य अंततः इस प्रकार शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक विकास करने के बाद राज्य का लक्ष्य सर्वोच्च शुभ की प्राप्ति होना चाहिए। अगला कार्य की बात करें तो अरस्तू राज्य का एक अहम कार्य मानता है नागरिकों को श्रेष्ठ, उत्तम, शांतिपूर्ण और आनंदपूर्ण जीवन प्रदान करना भी राज्य का अहम कार्य मानता है। एक और अनन्य कार्य जो राज्य को करना चाहिए वह है शिक्षा की उत्तम व्यवस्था करना। एक और काम जो अरस्तू राज्य के लिए निर्धारित करता है वह है नागरिकों हेतु अवकाश की व्यवस्था करना। अवकाश अरस्तू किसको कहता है यह आगे चलकर हम अगली कक्षाओं में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी बच्चों कि अवकाश अरस्तू के मत में छुट्टी से नहीं है। और संक्षेप में उपरोक्त सभी कार्य अरस्तू के मत में राज्य को करने चाहिए और जिनको सार रूप में मैं बताऊं बच्चों तो अरस्तू राज्य के द्वारा जो अहम मुख्य कार्य है वह व्यक्तियों या नागरिकों के जीवन को पूर्ण, आत्मनिर्भर, श्रेष्ठ, उत्तम, शांतिपूर्ण और आनंदमय जीवन के रूप में उनको उपलब्ध कराना राज्य का अहम कार्य बताता है। तो थैंक यू बच्चों। अब अगली जो कक्षा अपनी होगी उसमें हम अरस्तू के अन्य विचारों पर बात करेंगे।